शुभ संध्या। कैरियर शेपर पर आपका स्वागत है। मैं सुभाष पोद्दार आप आज के इस सत्र में प्राचीन भारत पर 25 प्रश्नों का एक सेट लेकर आया हूँ, जिसमें ऋग्वेद से लेकर सूत्र साहित्य तक पर प्रकाश डाला गया है। चाहे बीपीएससी हो या सीडीपी या फिर दारोगा, सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है यह सेट। आइए सेट 31 से रूबरू होते हैं और इसे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। भौगोलिक दृष्टि से आर्यावर्त किस विभाग में पड़ता है? ऑप्शन देखें। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, गंगा तथा सिंधु का उत्तरी मैदान, दक्षिण का पठार, सुदूर दक्षिण के मैदान। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, गंगा तथा सिंधु का उत्तरी मैदान। आंसर कर लें, बी होगा। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पे नज़र डालते हैं। ए नंबर देखें, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। भौगोलिक दृष्टि से ये 4 प्रकार है, 4 विभाग बनाया गया है पूरे भारत का। तो उसमें गंगा तथा सिंधु का उत्तरी मैदान में आर्यावर्त पड़ता है। तो ए नंबर देखें, तराई उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। तो ये तराई के दलदल वनों से लेकर हिमालय की चोटी तक फैली हुई है, जैसे कश्मीर हुआ, कांगड़ा, टिहरी, कुमायूं तथा सिक्किम। और ये जो बी नंबर है, गंगा तथा सिंधु का उत्तरी मैदान, ये सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियाँ, सिंध तथा राजस्थान के रेगिस्तानी भाग तथा गंगा और यमुना द्वारा सिंचित प्रदेश। तो इसकी विशेषता क्या है? ये सर्वाधिक उपजाऊ भाग है और यहीं पे आर्य संस्कृति का विकास हुआ। इसे ही आर्यावर्त कहा गया। और ये जो है दक्षिण का पठार, तो ये दक्षिण का पठार का क्या है लोकेशन? ये उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का ये रीजन है दक्षिण का पठार। और डी नंबर जो है सुदूर दक्षिण के मैदान, दक्षिण के लंबे एवं संकीर्ण समुद्री क्षेत्र है ये। गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश हैं। तो क्वेश्चन जो पूछा गया था उसका आंसर बी हुआ। 2 नंबर देखें। मध्यकालीन लेखकों ने भारत को किस नाम से संबोधित किया? मध्यकालीन लेखक ये भारत को क्या बोला? हिंद भी बोला और हिंदुस्तान भी बोला है। हिंद या हिंदुस्तान दोनों एक ही चीज़ है। ये दोनों शब्द इसी के घेरे में आएगा, इसलिए इसका आंसर ई चला जाएगा। हिंद भी और हिंदुस्तान भी। तो ये बी और सी सही हुआ। और ए नंबर ऑप्शन देखें, इंडिया, ये तो आप जानते हैं यूनानियों ने कहा। आइए 3 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन असत्य है? उत्तर भारत में आर्य संस्कृति का विकास हुआ। ये बिल्कुल सही है। दक्षिण भारत आर्य संस्कृति के प्रभाव से मुक्त रहा। दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति का प्रभाव रहा। दक्षिण भारत में एक सर्वथा भिन्न संस्कृति विकसित हुई, जिसे द्रविड़ कहा जाता है। अच्छा, सॉरी ये असत्य पूछ रहा है ना। सत्य, उत्तर भारत में आर्य संस्कृति का विकास हुआ। दक्षिण भारत आर्य संस्कृति के प्रभाव से मुक्त रहा। दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति का प्रभाव रहा। ये गलत है, सी नंबर। अब देखिए, ये जो आर्य कल्चर है, आर्यन कल्चर, ये नॉर्थ इंडिया में डेवलप हुआ, ये सही है।
लेकिन दक्षिण भारत इसके इन्फ्लुएंस से बिल्कुल मुक्त रहा, ये भी बात सही है, इसलिए सी नंबर गलत होगा। और डी देखें, दक्षिण भारत में एक सर्वथा भिन्न संस्कृति विकसित हुई जिसे द्रविड़ कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। इस तरह से असत्य कौन सा हुआ, सी नंबर हुआ। चार नंबर देखें, संपूर्ण भारत को, भारतवर्ष तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय कहा गया। अब ये पता करना है कि ये किस ग्रंथ में कहा गया है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। महाकाव्य तथा पुराणों में ऐसा कहा गया है, बौद्ध, जैन, मध्यकालीन लेखों ये सब में नहीं कहा गया ऐसा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखें, भारतवर्ष का मतलब क्या होता है, भरत का देश, और भारतीय का क्या मतलब होता है, भरत की संतान। ये जो भारत नामकरण हुआ, ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर किया गया है। विष्णु पुराण के अनुसार समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है वह भारत देश है तथा वहाँ की संतानें भारतीय है, ऐसा विष्णु पुराण में कहा गया। 5 नंबर देखें, हिमालय से लेकर समुद्र तक 1000 योजन विस्तार वाला भाग चक्रवर्ती राजा का शासन क्षेत्र होता है, यह उल्लेख मिलता है। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये सब, तो इस तरह का उल्लेख किस में मिलता है। ऑप्शन देखें, विष्णु पुराण, अर्थशास्त्र, इंडिका, कलहन का विवरण, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र, कौटिल्य वाला अर्थशास्त्र। तो ये कलहन का विवरण क्या था, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ले लें। प्राचीन भारतीय विलुप्त तथा विस्मृत इतिहास को पुनरुज्जीवित करने की कुछ आधुनिक विधियों से भी परिचित थे। ये प्राचीन भारतीय लोगों के बारे में ये विवरण दे रहे हैं। तो आइए 6 नंबर देख लें, सत्य कथन पहचाने। वैदिक युग में इतिहास लेखन की परंपरा विद्यमान थी, ये सही है। बी नंबर देखें, वैदिक युग में इतिहास लेखन की परंपरा विद्यमान नहीं थी, ये गलत है। सी नंबर, इतिहास और पुराण जैसी रचनाओं को पंचम वेद कहा गया है, ये भी सही है। और डी देखें, गाथा तथा नाराशंसी साहित्य राजाओं तथा ऋषियों के स्तुति परक गीत हैं, ये भी सही है। तो इसमें गलत कौन सा हुआ, अच्छा सत्य कथन पहचानने बोला है, तो इसमें ए सी डी सही हुआ, बी गलत हुआ। ए सी डी सही है, इसलिए इसका आंसर ई जाएगा, ए सी डी सही है। 7 नंबर देखें, ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत आता है। ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत ये कौन सा चीज़ आएगा, स्मृति ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, स्मृति ग्रंथ। अब देखें, ये जो इतिहास जानने के स्रोत होते हैं उसमें 3 तरह का स्रोत लिया जाता है, जैसे साहित्यिक साक्ष्य हुआ, फिर विदेशी यात्रियों का भ्रमण का विवरण हुआ, उसके बाद पुरातात्विक वस्तुएं और उसका विवरण हुआ। इन सभी चीज़ों से साहित्य को जाना जाता है। तो उनमें से जो ये साहित्य होता है, साहित्यिक साक्ष्य, तो अब साहित्य में भी कैटेगरी है कि वो धार्मिक साहित्य लेगा, फिर लौकिक साहित्य लेगा। तो धार्मिक साहित्य में ये ब्राह्मण ग्रंथ हुआ, उसमें जैसे वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत तथा स्मृति ग्रंथ। और फिर इसमें ब्राह्मणेतर ग्रंथ भी होता है, ब्राह्मण के इतर जो ग्रंथ है उसको ब्राह्मणेतर ग्रंथ बोलते हैं, जैसे बौद्ध एवं जैन साहित्य। और फिर ये जो लौकिक साहित्य है उसमें ऐतिहासिक ग्रंथ हुआ, जीवनियाँ हुआ, कल्पना प्रधान तथा गल्प साहित्य हुआ, ये सब आता है। तो ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत स्मृति ग्रंथ हुआ आंसर।
8 नंबर देखें, किसे नित्य तथा अपौरुषेय कहा गया है? ये भी वेल नोन क्वेश्चन है। इसका आंसर वेद हो जाएगा। आंसर कर लें, 8 का डी होगा। अब देखें, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड ले लें। वेद क्या है? यह भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है और आप लोग जानते होंगे इसके संकलनकर्ता कौन है? वेद व्यास हैं। वेद व्यास का पूरा नाम भी जान लीजिए, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। और इसे नित्य एवं अपौरुषेय कहा गया है वेद को। वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत है वेद। आप जानते हैं 4 वेद होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो 9 नंबर देखें क्वेश्चन, इसे संगीता कहा जाता है। संगीता जो टर्म है उसका क्या अर्थ होता है? ये चारों वेदों को संहिता बोला गया है, तो इसका आंसर 4 वेद हो जाएगा, 9 का सी। 10 नंबर देखें, ऋग्वेद के संदर्भ में असत्य है। ऋग्वेद भारतीय आर्यों की प्राचीनतम रचना, ये सही है। समस्त आर्य जाति की प्राचीनतम रचना, ये भी सही है। दोनों कहा जाता है। न केवल भारतीय आर्यों की प्राचीनतम रचना है बल्कि समस्त आर्य जाति की प्राचीनतम रचना है, ऐसा कहा जाता है। तो ये दोनों सही हुआ। आर्यों ने इसकी रचना पंजाब में किया, ये भी सही है। और उस समय आर्य लोग अफगानिस्तान से लेकर गंगा यमुना के प्रदेश तक ही फैले थे, तो सी भी सही हुआ। और डी देखे, ठोस ऐतिहासिक सामग्री बहुत अधिक, ये गलत है। आप जानते हैं कि ये ऋग्वेद में अधिकांश भाग देव स्त्रोतों से भरा हुआ है। ठोस ऐतिहासिक सामग्री बहुत कम है। हाँ, कुछ मंत्र ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख करते हैं, जैसे दासराग्य का वर्णन। दासराग्य आप लोग जान रहे होंगे, 10 राजाओं का युद्ध। ये ऋग्वैदिक काल की एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। तो इस तरह से डी असत्य हुआ, आंसर यही होगा, डी। 11 नंबर देखें, दासराग्य किस नदी के तट पर लड़ा गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये आंसर इसका रावी होगा। रावी नदी के तट पर दासराग्य युद्ध लड़ा गया था। 12 नंबर देखें, निम्नलिखित में कौन असत्य है? दासराग्य के पश्चात ऋग्वैदिक भारत का चक्रवर्ती शासक सुदास बना। ये जब युद्ध समाप्त हो गया तो उसके बाद विजेता सुदास बना और फिर ऋग्वैदिक भारत का चक्रवर्ती शासक बना, ये सही है। सुदास भरत कबीले का राजा था, ये भी सही है। दासराग्य भरत जन बनाम 10 राजाओं का संघ युद्ध था, ये भी सही है, बिल्कुल। टी देखे, दासराग्य वशिष्ठ बनाम विश्वामित्र युद्ध था, ये गलत है। तो असत्य चुनना था, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए, जो वशिष्ठ थे ये भरत जन का पुरोहित थे। दासराग्य में इसका वर्णन होता है। और ये विश्वामित्र 10 राजाओं के संघ का पुरोहित थे। 13 नंबर देखें, सामवेद में साम का अर्थ है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये सब छोटा मगर बहुत अच्छा। समन, गान, संपूर्ण, साधना, तो ये आंसर इसका बी हो जाएगा, गान, बी। अब देखिए, ये सामवेद में मेनली यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। चौदह नंबर देखें, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? ये आप लोग सभी को ही जानते होंगे। ये बहुत ही क्या कहें, जनरल क्वेश्चन है, ये पूछता रहता है। भारतीय संगीत का मूल कहा जा सकता है, तो ये भी सामवेद होगा। आंसर सी हो जाएगा इसका।
15 नंबर देखें, निम्नलिखित में किस वेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता? ये भी अच्छा प्रश्न है। किस वेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता? तो ऐसा दो वेद है, यजुर्वेद और सामवेद। तो इसका आंसर ई चला जाएगा। ऋग्वेद में थोड़ा ही सही एक वर्णन दासराग का मिलता है, और फिर अथर्ववेद तो इसमें तो बहुतायत में मिलता है। तो इसका आंसर बी और सी हो जाएगा, यजुर्वेद और सामवेद। आंसर ई चला जाएगा, यजुर्वेद सामवेद। 16 नंबर देखें, निम्नलिखित में किस वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है? यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों, तो समझ जाइए यजुर्वेद। आंसर इसका बी हो जाएगा। सत्रह नंबर देखें, परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है, किस वेद में ऐसा कहा गया है? तो ऐसा अथर्ववेद में कहा गया है, परीक्षित को कुरुओं का राजा। डी हो जाएगा। अथर्ववेद में कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। 18 नंबर देखें, ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यानी ऐतिहासिक घटनाएं बहुतायत में उसका उल्लेख किया गया है इस वेद में, यानी अथर्ववेद में। आंसर डी हो जाएगा इसका 18 का। अब देखें इसके पीछे रीजन क्या है। सामान्य मनुष्यों के विचारों एवं अंधविश्वासों का विवरण है इसमें अथर्ववेद में। एग्जाम्पल में विवाह हुआ, प्रणय गीत हुआ, समन्वय, राजभक्ति, रोग निवारण, जादू टोना इत्यादि। अब देखें जादू टोने का विवरण जो है वो किसी बात का सूचक है। किस चीज़ का सूचक है? कि इस समय तक आर्य अनार्य संस्कृतियों का समन्वय हो रहा था तथा आर्यों ने अनार्यों के कई सामाजिक एवं धार्मिक रीति रिवाजों एवं विश्वासों को ग्रहण कर लिया था। तो आंसर इसका डी हो गया, अथर्ववेद। 19 नंबर देखें, असत्य कथन पहचाने। असत्य कथन पहचानना है तो ऑप्शन देखें, ऋग्वेद में 10 मंडल एवं 1028 सूक्त है, ये सही है। अथर्ववेद में 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य हैं, ये भी सही है। और सी देखें, ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या पद्यात्मक शैली में करता है। ये गलत है, पद्यात्मक शैली में नहीं करता है बल्कि गद्यात्मक शैली में करता है। डी नंबर सही है, तो इसका सी गलत हो गया। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं यानी चारों वेद की व्याख्या गद्यात्मक शैली में करता है। बीस नंबर देखें, निम्नलिखित में कौन सा ही सुमेलित है? ये संहिता है यानी चारों वेद, और उसका ये ब्राह्मण ग्रंथ है। प्रत्येक संहिता का अलग अलग अपना ब्राह्मण ग्रंथ होता है, तो उसी में आपको मिलाना है। ऋग्वेद ऐतरेय तथा कौशिकी, ये सही है। यजुर्वेद गोपथ, ये गलत है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय तथा शतपथ। सामवेद, सी नंबर ऑप्शन देखें, सामवेद में तैत्तिरीय तथा शतपथ, ये गलत है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश। डी नंबर देखें, अथर्ववेद पंचविश, ये भी गलत है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। तो इस तरह से बी सी डी गलत हुआ
ए सही सुमेलित है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। अब देखिए, इन ब्राह्मण ग्रंथों में परीक्षित के बाद तथा बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का वर्णन मिलता है। 21 नंबर देखें, इनमें हम भारतीय चिंतन की चरम परिणति पाते हैं। इसमें भारतीय चिंतन की चरम परिणति है, तो ये दो चीज़ों में है, आरण्यक तथा उपनिषद। तो इसका आंसर हो जाएगा ई चला जाएगा, सी और डी सही है। और ये दोनों ग्रंथ जो हैं आरण्यक और उपनिषद, ये मुख्यतः दार्शनिक ग्रंथ हैं और इसका ध्येय क्या है? ज्ञान की खोज करना। तो इसी में भारतीय चिंतन की चरम परिणति पाई जाती है, इन दो ग्रंथों में, आरण्यक और उपनिषद। आंसर इसका ये चला जाएगा, आरण्यक उपनिषद। अच्छा प्रश्न था ये, बहुत ही सुंदर। 22 नंबर देखें, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद स्थान आता है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? तो ये है शतपथ ब्राह्मण है। 22 का डी हो जाएगा आंसर। अब देखें, ये ए नंबर में राज्याभिषेक की नियम का वर्णन है और कुछ प्राचीन अभिषिक्त राजाओं के नाम दिए गए हैं। और फिर शतपथ में गंधार, शल्य, कैकेयी, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि के राजाओं का उल्लेख है। और इसमें कर्मकांडों, सामाजिक विषयों का वर्णन भी मिलता है। 23 नंबर देखें, वेदांगों की रचना की गई। वेदांगों की रचना किस पर्पस से की गई थी? वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए। ये इसका पर्पस नहीं था, ये गलत हुआ। वेदों को भली भांति समझने के लिए ये पर्पस था, ये सही है। और सी नंबर देखें, वेदों के शुद्ध उच्चारण करने के लिए, ये भी सही है। डी, कर्मकांड तथा राजनीति का विवरण जानने के लिए, तो ये गलत है। तो वेदांगों की रचना करने का पर्पस बी और सी से साबित होता है और इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ई। बी और सी सही है। अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जान लें। वेदांग 6 है। 6 कौन कौन है? शिक्षा, ज्योतिष, कला, व्याकरण, निरुक्त और छंद। ये वेदों के शुद्ध उच्चारण तथा यज्ञ आदि करने में सहायक है। अब देखें, सूत्र साहित्य का प्रणयन वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण रखने के लिए किया गया। तो ए नंबर ऑप्शन जो था, ये सूत्र साहित्य का पर्पस था। और फिर ये अब देखें, सूत्र साहित्य में स्रोत, गृह्य, धर्म सूत्र, ये 3 आते हैं। और इन तीनों में किसका विवरण है? यज्ञीय विधि विधान, कर्मकांड तथा राजनीति, विधि एवं व्यवहार। तो ये डी नंबर भी इसी का है, सूत्र साहित्य का पर्पस झलकता है। ए और डी सूत्र साहित्य के अंतर्गत आएगा, जबकि बी सी वेदांग। इसलिए क्वेश्चन के हिसाब से बी सी सही हुआ, आंसर ई जाएगा। 24 देखें, ऋग्वेद से लेकर सूत्रों तक के संपूर्ण वैदिक वाङ्मय का काल है। ऋग्वेद से लेकर सूत्र तक, सूत्र साहित्य तक का संपूर्ण वैदिक वाङ्मय का क्या है पीरियड? तो इसका पीरियड हो जाएगा 2000 बीसी से 500 बीसी। 25
25 नंबर देखें। महाभारत में निम्नलिखित में से किस जाति का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन देखें, शक, यवन, पारसिक, हूण। ये सभी का उल्लेख मिलता है महाभारत में, तो इसलिए इसका भी आंसर ई जाएगा, ऑल करेक्ट। इस तरह यह सेट व्याख्या सहित हल हुआ। ऐसे कई सेट सतत रूप से कैरियर सेपर पर आते रहेंगे। अंत में मैं यही कहूँगा कि अच्छी चीज़ों का संग्रह कहीं से भी निसंकोच करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।